नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। अभी कल से एक बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक विवाद चल रहा है और वो विवाद ये है कि जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और वो शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं और जो आईटी मिनिस्ट्री की जो एक संसदीय समिति है उसके जो हेड हैं, ट्विटर ने उनके अकाउंट को ही होल्ड कर दिया और रोक लगा दी। इसको लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये भारत के कानून को नहीं मान रहा है, ट्विटर अमेरिका के कानून को मान रहा है और किस तरह से हमारे मिनिस्टर के जो है उस पर ट्वीट पे वो रोक लगा सकते हैं, उनके अकाउंट को होल्ड पे डाल सकते हैं। उधर शशि थरूर भी गुस्सा हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये जो एक्शन हुआ है ये किस कानून के तहत हुआ है ये जाने बगैर, इसकी प्रक्रिया क्या है ये जाने बगैर आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे कि मामला एक मिनिस्टर को टारगेट करने का है या ये मामला कुछ और है और एक कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के कारण ये लोग उसकी चपेट में आए। और उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी प्रक्रिया क्या है, कैसे ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, कैसे एक्शन होता है, क्या प्रोसेस होती है, तो आपको कहीं ना कहीं एक राय बनाने में मदद मिलेगी। और आज का वीडियो मैं इसी नज़रिए से लेके आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। खबर आपने पढ़ी ली होगी। रविशंकर प्रसाद ने कोई ट्वीट किया, उस ट्वीट को लेकर वहाँ से किसी ने कंप्लेंट की ट्विटर को और उस कंप्लेंट के आधार पर रविशंकर प्रसाद का ट्वीट हटा दिया गया और उस पर ये बाकायदा उसके ऊपर एक लिख के टिप्पणी आई जिसमें कहा गया कि आपने जो कंटेंट डाला था उसको लेकर किसी व्यक्ति ने कॉपीराइट की शिकायत की थी, जिसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई की गई। और एक शब्द बार बार बहुत ज़्यादा हवा में तैर रहा है, वो है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। जब आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, जब आप किसी वेबसाइट पे, ये ब्लॉगर पे कोई किसी का ब्लॉग पढ़ रहे होते हैं या किसी फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई भी कंटेंट आप देख रहे होते हैं, तो ये सारे कंटेंट जो हो रहा है इस पे एक नियंत्रण चल रहा होता है, एक फ़िल्टरिंग चल रही होती है और इस कंटेंट पे नज़र रखी जा रही होती है। आप लोगों को लगता है कि ये सोशल मीडिया जो है वो आज़ाद है, सरकार के नियंत्रण से मुक्त है, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ उसके ऊपर एक निगरानी भी है और जो बहुत सख्त निगरानी है। अगर 2-4 शब्द भी गलत निकल जाएं तो आपका वीडियो YouTube से उड़ सकता है, आपका ब्लॉग जो है उसको चेतावनी मिल सकती है, उसके विज्ञापन कम हो सकते हैं या विज्ञापनों की दरें कम की जा सकती हैं, आपका अकाउंट उड़ाया जा सकता है, आपके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। और ये सारी चीज़ों की निगरानी कौन करता है? स्मार्ट कंप्यूटर करते हैं, जिनको कि बॉट्स कहते हैं। बॉट्स रोबोट्स का छोटा सा फॉर्म है। रोबोट्स मतलब रोबोट्स आप जानते ही हैं, और बॉट्स मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वाले रोबोट। कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं जो सारी की सारी वेबसाइट और सारे के सारे कंटेंट की, क्योंकि मनुष्य से तो ये निगरानी संभव नहीं है, उसकी निगरानी करते हैं, उसको क्रॉल करते हैं। उनको क्रॉल्स भी कहते हैं, जो आके जैसे उनको पता है कि मैं 8 बजे वीडियो डालता हूँ तो वो उनके कंप्यूटर में प्रोग्राम हो जाएगा, वो 8 बजे के आसपास आके मेरे चैनल को चेक करेंगे, नया कंटेंट क्या आया है क्या नहीं आया है, उस कंटेंट को उठा के वो सर्च में करने के मैं ऊपर नीचे रखने लायक है कि नहीं, लोगों के लिए कितना उपयोगी है कि नहीं, और उस कंटेंट को वो ले जाके अपने गूगल के सर्च इंजन में डालेंगे। इसके अलावा अगर इसमें कहीं कोई वायलेशन है तो उस पर भी नज़र रखेंगे, कहीं कोई प्रतिबंधित शब्द हैं, कोई किसी तरह से कोई कानून का उल्लंघन है जिसको कि वो अलाउ नहीं करते हैं, उनकी कम्युनिटी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, तो वो उसको रोकते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन भेजते हैं। ये तो वही सीधी सीधी बात, एक कंटेंट रेगुलेशन किस तरह से काम करता है। अब इसके साथ में एक कानून बीच में आता है जो है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा था उसी दौरान ये कानून भी लागू हुआ। अमेरिका में ये कानून मुख्य रूप से लागू है, लेकिन पूरी जितनी सारी बड़ी कंपनियां हैं इन सब के सर्वर और डाटाबेस चूँकि अमेरिका में हैं, तो इन सब के ऊपर डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट लागू होता है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं, उसके अनुरूप ही ये काम करते हैं। अब मैं आपको केस बताता हूँ कि शशि थरूर वाला केस क्या है और
रविशंकर प्रसाद वाला केस क्या है। होता क्या है कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, मान लीजिए आपने एक म्यूज़िक तैयार किया, आपने बड़ा ऑर्केस्ट्रा बनाया, 30, 40, 50 लोगों को इकट्ठा किया, स्टूडियो हायर किया, बहुत सारे रिसोर्सेज किए, बहुत सारी टीम लगती है, आपने मेहनत करके एक अच्छा सा म्यूज़िक ट्रैक बनाया और इस उम्मीद में बनाया कि ये म्यूज़िक ट्रैक आगे जाके बहुत सुपरहिट होगा और इससे मैंने 10 लाख या 15 लाख रुपए इस पे लगाए हैं, ये मुझे बाद में वसूल हो जाएंगे, क्योंकि मैं 15 लगाए हैं तो मैं 40 वसूल करूँगा, 30 वसूल करूँगा। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा चित्र बनाया, एक पेंटिंग बनाई, या आपने एक बहुत अच्छा लेख लिखा, ये आपका क्रिएशन है, ये आपने इसको लिखा है, आपने तैयार किया है और इससे होने वाली सारी आमदनी और इससे जुड़े हुए श्रेय पे आप ही का अधिकार है, या आपने कोई फिल्म बनाई हो। अब इस श्रेय को, आपके इस आइटम को उठा के, जैसे कि अक्सर हो जाता है, मेरे तो फेसबुक पोस्ट उठा के बड़े बड़े राइटर्स के नाम से जो है वो वायरल कर दिए गए और लोग उन राइटर्स को बेचारों को बधाई दे रहे थे, काशीनाथ सिंह जी जो और उन्होंने बेचारे वो लगातार खंडन करते रहे कि साहब ये मेरा लेख नहीं है, लेकिन वो चलता गया। तो इस तरह से उठा के आप किसी और की सामग्री जब इस्तेमाल अपने नाम से कर लें या उससे आप पैसे कमा लें, तो जिसने ये पूरा क्रिएशन किया उसको बहुत धक्का पहुंचता है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट एक ऐसा ही कानून है जो इंटरनेट पे जो पायरेसी होती है, जो दूसरों की सामग्री चुराई जाती है, या आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसको चुरा रहा है कोई, तो उसको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। उसमें रोकने के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपने जो आपका कंटेंट है उसको आप एनक्रिप्ट कर देते हैं। तो उस कंटेंट के अंदर एक कोड डल गया अंदर, जहाँ पे भी उस कंटेंट को कोई आदमी दूसरी जगह इस्तेमाल करेगा, झट से सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आपका जो कंटेंट है वहाँ जगह मिसयूज़ हुआ है। और आप क्या करते हैं, आपका कंटेंट जब मिसयूज़ होता है तो आप एक वेबसाइट है जो पूरी की पूरी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी दुनिया की जो कंपनियां हैं इस तरह की, और जहाँ जहाँ कंटेंट दिख रहा है उसको लेकर कोऑर्डिनेट करती है ये कॉपीराइट को लेकर। तो आप वहाँ के ज़रिए नोटिस भेजते हैं, मसलन कि मैंने कोई यूट्यूब वीडियो बनाया और मैं देख रहा हूँ कई वेबसाइट्स पर मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो जो है वो आपने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, मुझे जानकारी मिली, मैं कॉपीराइट क्लेम करूंगा उस पर। अब मैं जब उस पर कॉपीराइट क्लेम करूंगा तो जो प्लेटफॉर्म है, भले वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, वो उस कॉपीराइट क्लेम को आगे पास करेंगे कि साहब ये कॉपीराइट जो है उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरा है, मेरी अथॉरिटी मुझे बतानी पड़ेगी भाई ये मेरा ही है, उसके लिए सबूत देने पड़ेंगे और ये भी बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है, इतनी जानकारी मुझे देनी पड़ेगी। तो वहाँ से जो है ये काम अब कंप्यूटर करने लगे हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो कुछ एजेंसियाँ होती हैं उनको ये काम दे देते हैं, वो खुद ही ढूंढती रहती हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं कि कहाँ कहाँ कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है और वहाँ पे वो क्लेम भेजती रहती हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब मैं आज तक में काम करता था तो किसी जगह पे मान लीजिए कहीं नाच हो रहा है किसी जगह पे, अब वहाँ का वीडियो आया, अब वो छोटा सा 100 खबरों के बीच में लगा हुआ है, उस वीडियो के अंदर पीछे वो गाना चल रहा है, वो गाना चल रहा है। जब वो वीडियो फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे जाता था तो उस गाने की आवाज़ से ही उनका कंप्यूटर सेंस कर लेता था और झट से कॉपीराइट क्लेम आ जाता था कि आपने ये हमारा गाना इस्तेमाल किया है, या तो आप पैसे दीजिए या इस वीडियो को हटाइए। तो आपको उसमें से फिर फैसला लेना पड़ता है, या आप उनको लिखते हैं कि भाई हमने न्यूज़ में यूज़ किया है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। अगर आप किसी चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं या उस पर कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप उस सामग्री को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी बहुत सारी डिटेल शर्तें हैं। तो कुल मिला के वो जो क्लेम आया वो आप क्या करते हैं, आप उसके आधार पे आप क्लेम भेजते हैं। उस क्लेम को ट्विटर क्या करता है, जो अपने यूज़र हैं या फेसबुक या यूट्यूब उनको पास करता है और कहता है कि ये आपके इस पर कॉपीराइट क्लेम आया है। अब अगर आप हैबिचुअल कॉपीराइट वायलेटर हैं, आप अक्सर ही कंटेंट चुरा के, मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना एक चैनल बनाऊँ, उसमें टी सीरीज़ का गाना रोज़ डाल दूँ, शिमारू का गाना या जिसके भी कॉपीराइट्स हैं उस गाने को मैं रोज़ डाल दूँ, तो अगर वो बार बार क्लेम करेंगे तो ये यूट्यूब मुझे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये चोरी का माल बेचता है। एक समय आएगा वो मेरा चैनल बंद ही कर देगा, 2 बार 3 बार वार्न करेगा। तो वैसे ही केस में रविशंकर प्रसाद जी ने जो ट्वीट किया उसमें किसी की कॉपीराइट वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, जैसे कि शशि थरूर साहब ने, जो प्रख्यात पॉप सिंगर है बॉनी एम, उनका गाना डाल दिया था। जब आप ये डालेंगे और ये सब करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो कंप्यूटर अलर्ट करता है। अब वो वहाँ जो एजेंसी बैठी हुई है उसमें जो 12वीं पास आदमी बैठा हुआ, लड़का बैठा हुआ है, जिसका काम ही ये है कि कहीं पे आए तो क्लिक करो और क्लेम भेज दो। एक एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, अलग अलग कंपनियों के बैठे हुए हैं, कहीं पे टी सीरीज़ का बैठा हुआ है, कहीं पे हंगामा टीवी का बैठा हुआ है,
कहीं पे किसी और का बैठा हुआ है, कहीं माइक्रोसॉफ्ट का बैठा हुआ है। वो लोग सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि उनका कंटेंट अगर कहीं पे भी अपीयर हो रहा है तो झट से क्लिक भेजते हैं। वो चेक नहीं करते कौन मंत्री है कौन संतरी है। वो क्लिक आते ही ट्विटर जो है उसकी एक पॉलिसी है, वो ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को ब्लॉक कर देता है। हाल में ट्विटर ने इसको लेकर सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ाई है और सख्ती का शिकार रविशंकर प्रसाद भी हो गए और शशि थरूर भी हो गए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि चोरी का माल अगर आपने ट्वीट किया है तो आपको जो है इस चीज़ के लिए सीना चोरी नहीं करनी चाहिए। आपने किसी और की सामग्री, किसी का कॉपीराइट कंटेंट, आप मंत्री हैं, इसने भर से आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि आप उसका कॉपीराइट कंटेंट उठाएं और अपने इस्तेमाल कर लें। अगर गलती से आपने डाल दिया है, आप जो लोग क्लेम करने वाले लोग हैं, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई म्यूज़िक न्यूज़ में इस्तेमाल किया और मुझे लगता है कि भाई ये तो उनसे आप इजाज़त ले लीजिए। ज़्यादातर लोग इस बात पे तैयार हो जाते हैं कि आप केवल उनका नाम दे दीजिए कि ये कंटेंट उनका है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से वो कर सकते थे। तो उनका जो पूरा कन्फ्लिक्ट होना चाहिए था वो किसके साथ होना चाहिए था? उस कंपनी के साथ जिसमें कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत की थी। जबकि इसके विपरीत हुआ ये कि पूरा गुस्सा ट्विटर पे उतर गया। ट्विटर पे इसलिए उतर गया क्योंकि ट्विटर को टारगेट करने के बहुत सारे राजनीतिक नेतार्थ हैं। ट्विटर समय समय पर आंख दिखाता रहता है, वो किसी की सुनता नहीं है और उसके लिए मंत्री संतरी सब बराबर हैं। तो ये जो वीआईपी कल्चर है उसको ट्विटर स्वीकार नहीं करता, इसीलिए उसने ट्रंप का भी अकाउंट डिलीट कर दिया था। अब उस स्थिति में ट्विटर जो है वो राजनीति का मुद्दा बन रहा है। तो मैंने आपको मोटा तरीके से डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट को सरल तरीके से समझाने की कोशिश की और ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को समाज में एग्जीक्यूट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में आप आसानी से समझ सकेंगे कि ये विवाद क्या था और इस विवाद को बगैर हंगामे के किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन जो लगातार देखने में आ रहा है कि सरकार हमारी जो है वो किसी भी तरह से इन माध्यमों को अपने काबू में लाना चाहती है। इसके लिए वो उनको धमकाती है, उनके खिलाफ तरह तरह का एक शिकंजा कसती चली जाती है ताकि वो हार कर हथियार डाल दें और बाद में वही हो जिस विवाद में पहले फेसबुक फंसा था कि फेसबुक जो है वो सांप्रदायिकता भड़काने वाले और तमाम उस तरह के भड़काऊ कंटेंट को भी नहीं हटा रहा था क्योंकि उसकी कुछ बिजनेस डील हो गई थी, जिसको उनकी जो हिंदुस्तान की पॉलिसी हेड थी अंखी दास, उन्होंने जो है कहा कि ये बिज़नेस डील है इसलिए हटाएंगे नहीं और बाद में ये एक्सपोज हुआ कि वो सारी की सारी सामग्री जो है उसको फेसबुक जाने दे रहा था। इसी तरह की चीज़ों में जो प्लेटफॉर्म आज काम नहीं आ रहे हैं, जो उनके पक्ष में नहीं हैं, चुनाव से पहले लगता है कि सरकार इस हड़बड़ी में है कि उनको उस पर कंट्रोल कर ले। ये उसी कन्फ्लिक्ट का नतीजा ज़्यादा नज़र आता है। इसमें कोई भारत पाकिस्तान चीन जापान वाला मसला नहीं है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट पे जब आप जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं ट्विटर, वो आपसे साइन कराते हैं कि भैया ये टर्म एंड कंडीशन है, अगर ये मानते हैं तो आप ट्विटर ज्वाइन करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और आम तौर पे हम बगैर देखे साइन कर देते हैं। जब बाद में ऐसी नौबत आती है तब भी हम जो है उस चीज़ों को कसमसा के रह जाते हैं। बहरहाल ये समझने की ज़रूरत है कि किसी की बौद्धिक संपत्ति है, उसने बहुत श्रम से और बहुत क्रिएटिविटी के साथ उसको बनाया, उसकी चोरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये एक्ट जो है इसको सरल नहीं होना चाहिए। अब आप भारतीय कानून के हिसाब से आप चाहें कि किसी का गाना आपने चुरा के डाल दिया, उसको फिर आप नोटिस देंगे, फिर वो जवाब देगा, तब तक तो उस गाने को आप दुनिया भर का लूट चुके होंगे तमाशा। ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि चीज़ों का सही पक्ष क्या है, सही पहलू क्या है।